हेलो दोस्तों, आज हम आपको झूठी एफआईआर से कैसे बचें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। यदि किसी के भी खिलाफ़ झूठी एफआईआर होती है तो ये काम ज़रूर करें। कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ़ पुलिस में झूठी एफआईआर लिखा देते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में जिनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गई है वे पुलिस और कोर्ट में कानूनी झंझटों में फंस जाते हैं और उनका धन, समय और जीवन बर्बादी के कगार पर चल पड़ता है। ऐसी झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई कर अपने आप को बचा सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482, सीआरपीसी सेक्शन 482 में हाई कोर्ट की शक्तियां दी हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आप अपने खिलाफ लिखाई गई एफआईआर को चैलेंज करते हुए कोर्ट में निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसमें आप पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। यदि आपके पास अपनी बेगुनाही के सबूत हैं, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना जरूरी होता है। मारपीट, चोरी, बलात्कार अथवा अन्य किसी प्रकार का षड्यंत्र रचकर आपके खिलाफ पुलिस में झूठी एफआईआर लिखा देने की स्थिति में भी आप हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत प्रार्थना पत्र देकर दायर कर सकते हैं। अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई को तुरंत रुकवा सकते हैं। यही नहीं, हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन देखकर संबंधित जांच अधिकारी जांच करने हेतु निर्देश भी दे सकता है। इस तरह के मामले में जब तक हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत मामला चलता रहेगा, पुलिस आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। यही नहीं, यदि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है तो भी यह तुरंत प्रभाव से हाई कोर्ट के आदेशों के तहत रुक जाएगा। आईपीसी की धारा अध्याय में 474 से 484 तक विविध प्रावधान किए हुए हैं। उच्च न्यायालय की अंतरिम शक्तियाँ। इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति की सीमित या प्रभावित करने वाली ना समझी जाएगी, जैसे संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी प्रकार के न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। कोई मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का जिसमें वह पक्षकार है व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है, उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उसमें न्यायालय से अपील होती है, ना तो विचारण करेगा और ना ही उसके विचारों के लिए सुपुर्द करेगा। और कोई मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अपने द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील भी नहीं सुनेगा। विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर या कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर ना बैठना। कोई भी वकील जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विविध व्यवसाय करता है, उस समय या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा। धारा 480। लोक सेवक का संपत्ति क्रय ना करना और बोली लगाना। कोई लोक सेवक जो किसी संपत्ति के विक्रय के बारे में इस संहिता में अधीन किसी कर्तव्य का पालन कर रहा है, वह ना तो कोई संपत्ति का क्रय करेगा और ना ही उसके लिए बोली लगाएगा। धारा 481 के तहत। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अधीक्षण। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर अपने अधीक्षण का प्रयोग कर इस प्रकार करेगा जिससे वह सुनिश्चित हो जाए कि मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय मामलों का निपटारा शीघ्र और उचित रूप से किया जाता है। धारा 483 के तहत। कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे कृत्यों में परिवर्तन। यदि किसी राज्य का विधानमंडल संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा देता है तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय में से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी। कुछ मामलों में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। अन्य प्रावधान। इसके अतिरिक्त धारा 474 में उच्च न्यायालय में समक्ष विचारण से प्रक्रिया। धारा 475 में सेवा न्यायालय द्वारा विचारणीय शक्तियों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना। धारा 476 में प्रारूप। धारा 477 में उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्तियां और धारा 484 में निरसन व व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।